हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम बैक टू द गेटलेस ग्रुप। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, दैट इज द बेसिक्स ऑफ द मेटल कटिंग इन ए सब्जेक्ट मेटल कटिंग। उसके हम प्रीवियस ईयर ईएससी क्वेश्चन को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो आप ऐसा कीजिए, एक प्लेन शीट लीजिए ब्लैंक, उसमें आप एक पेन ले लीजिए, कैलकुलेटर आपको नहीं लेना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं। आप क्या कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो होगा, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर उस क्वेश्चन को ऑन योर लेवल आप उसको सोल्व कीजिएगा। फिर जब वीडियो को आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन सोल्व करता हुआ नजर आऊंगा और आपको मैच करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। आई होप आप सभी के आंसर, जितने भी हम यहाँ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, मैच होने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। So this is the first question which is asked in Engineering Services Examination 2011। तो ये आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पूछा गया आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 2011 में। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। Which one of the following statement is not correct with reference to the purpose and effect of the rake angle of a cutting tool। तो मैंने आपको रेक एंगल के 4 फंक्शंस बताए थे। उन 4 फंक्शंस को अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो देखिए, आपका पहला ऑप्शन क्या है, तो हमें यहाँ बताना है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बताना है हमें। क्या बताना है हमें? इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट पूछा है तो मतलब इस ऑप्शन में आपके क्या होंगे, 3 करेक्ट होंगे और 1 इनकरेक्ट होगा। तो देखिए, टू गाइड द चिप फ्लो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन भी पढ़िए, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द टूल फ्लैंक्स एंड द मशीन सरफेस। क्या ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन बी। करेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं, जो आपका स्टेटमेंट बी है वो इनकरेक्ट है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका स्टेटमेंट बी। तो सी और डी भी पढ़ते हैं। टू प्रोवाइड द नीनेस और शार्पनेस टू द कटिंग एज बिल्कुल सही है। टू प्रोवाइड द बेटर थर्मल एफिशिएंसी, तो ये पॉइंट भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question which is asked in Engineering Services Examination 2006। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये पूछा गया आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2006। किसमें पूछा गया है? 2006। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स क्या है, देखिए। पहला है, ए लार्ज रेक एंगल मींस लोअर स्ट्रेंथ ऑफ द कटिंग एज। दूसरा है, कटिंग टॉर्क डिक्रीजेस विद रेक एंगल, मतलब अगर हम रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं तो कटिंग टॉर्क भी डिक्रीज होता है। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो इसमें जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, सेकंड स्टेटमेंट गिवन है, दोनों ही क्या है, करेक्ट। दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो जब ये दोनों ही करेक्ट है आपके, तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा आपके सी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो सभी का आंसर आया होगा कि जो आपका रेक एंगल होता है, रेक एंगल को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो कटिंग फोर्स डिक्रीज हो जाते हैं, उसी के साथ साथ जो टूल की स्ट्रेंथ होती है वो भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ डायग्राम में देखिए, अब मैं आपको डिफरेंट रेक एंगल शो करने वाला हूँ। तो ये है आपका कटिंग टूल, ये क्या है आपका कटिंग टूल। देखिए यहाँ पर मैं डिफरेंट रेक एंगल शो कर दूंगा एक ही डायग्राम में। एक ही डायग्राम में आपको डिफरेंट रेक एंगल शो हो जाएंगे लाइक दैट। लो, बिल्कुल सर शो हो गए। हाँ, तो देखिए ये जो सबसे नीचे वाला है ये कौन सा होता है सर? ये होता है पॉजिटिव रेक एंगल। ये टूल आपका ऐसे बड़ा है। और जो ये बीच वाला है, जो अब मैं ब्लू कलर का ड्रॉ कर रहा हूं, ये कौन सा होता है, जल्दी से बताओ। ये जो ब्लू कलर वाला है ये है आपका जीरो रेक एंगल। सो इट इज नॉट ओ, इट इज जीरो। और जो ऊपर वाला है, जो अब मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूं, दिस वन, ये जो रेड कलर वाला है ये आपका नेगेटिव रेक एंगल।
तो जैसे ही हम रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं, मतलब पॉजिटिव रेक एंगल के बारे में ये कह रहा है, जैसे ही हम रेक एंगल को इंक्रीज करेंगे तो आपका जो ये टूल है उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। और जैसे ही टूल की स्ट्रेंथ कम होगी तो कटिंग पावर कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कटिंग स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम। इसीलिए आपका सेकंड स्टेटमेंट और फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो ये आप कॉपी में जाके देखिएगा जो मैंने आपको बताया। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, कटिंग फोर्स कैसे डिपेंड करता है, आपका कटिंग पावर कहाँ डिपेंड करती है, और यहाँ पर जो इनके मटेरियल्स होते हैं वो भी आप देखिएगा कि जीरो रेक एंगल को हम प्रेफर कहाँ करते हैं, कहाँ इसका यूज लिया जाता है, पॉजिटिव रेक एंगल का कहाँ यूज होता है, नेगेटिव रेक एंगल का यूज कहाँ होता है। अभी मत जाइएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए आप। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in Engineering Services Examination 2004. काफी अच्छा क्वेश्चन है। Consider the following statement with respect to the relief angle of the cutting tool. तो यहाँ पर ये relief angle के लिए क्वेश्चन है, रेक एंगल के लिए नहीं है। तो ध्यान रखना, ये है आपका क्वेश्चन which is asked in IES 2004 इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। और इस क्वेश्चन में पूछा किसके लिए गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपके रिलीफ एंगल के लिए। तो रिलीफ एंगल के लिए स्टेटमेंट्स पढ़िए, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहां पर 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, उसमें से पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो पूछा गया है। तो ये भी ध्यान रखना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो। क्या आपका रिलीफ एंगल चिप फ्लो की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, बिल्कुल नहीं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है 1, वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वो क्या होगा, इनकरेक्ट। तो ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 1 ना हो, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो चुका है, एलिमिनेट। नाउ कम टू द सेकंड, दिस reduces the excessive friction between the tool and the workpiece। थर्ड देखिए, this affects the tool life। फोर्थ देखिए, this allow the better access of the coolant to the tool workpiece interface। तो यहां पर हमें बेस्ट चॉइस देनी है। क्या देनी है, बेस्ट चॉइस। तो आप क्वेश्चन इसमें लिखिए, हमें यहां पर आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ द बेस्ट चॉइस। क्यों, क्योंकि यहां पर जो बाकी स्टेटमेंट बच गए हैं वो क्या है, करेक्ट है। आपका 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है और 4 भी करेक्ट है। तो देखिए 2 भी आपका करेक्ट है, 3 भी आपका करेक्ट है और 4 भी आपका क्या है, करेक्ट है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंडीशन में हमें बेस्ट ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। तो बेस्ट ऑप्शन है आपका 2 और 3। बेस्ट ऑप्शन क्या है आपका, 2 और 3। क्योंकि जब मैं आपको रिलीफ एंगल पढ़ा रहा था, ये जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था रिलीफ एंगल के बारे में, तो मैंने कूलेंट का जिक्र नहीं किया था। मैंने ऐसे नहीं बताया था कि कूलेंट किस डायरेक्शन से होता हुआ जाएगा। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, लेकिन जो बेस्ट चॉइस होगी वो होगी आपकी 2 और 3। तो आप क्या लोगे, 2 और 3 आर द करेक्ट ऑप्शन। तो क्या कर सकते हैं यार, तीनों ही क्या है, करेक्ट हैं। तो इस कंडीशन में हमें बेस्ट चॉइस ही लेनी पड़ेगी। तो 2 और 3 क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपके बी। क्लियर है, बिल्कुल से क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हमें बेस्ट चॉइस लेनी पड़ेगी। तो मैं खुद कह रहा हूं कि 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है, लेकिन बेस्ट चॉइस क्या है, 2 और 3। बार बार बेस्ट चॉइस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं जहां पर आपको आंसर चूज करने में प्रॉब्लम आ रही हो सकता है मोर देन 1 आंसर विल बी द करेक्ट, हो सकता है मोर देन 1 आंसर विल बी द इनकरेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जज करना पड़ेगा कि एग्जामिनर की फीलिंग क्या है, वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है। तो एज पर द एग्जामिनर माइंड, उस माइंड से सोचने की कोशिश करो कि एग्जामिनर एक्चुअली में पूछना क्या चाहता है। तो जिस दिन से आपने उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर दिया, आपके सभी क्वेश्चन क्या होंगे, फटाफट सॉल्व होने लगेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 2003। तो क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए, क्या होगा उसका आंसर। IAS 2003 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इन ऑर्थोगोनल कटिंग द शेयर एंगल इज द एंगल बिटवीन। जो शेयर एंगल होता है वो कहाँ होता है, ये आप बहुत ही भली भांति अच्छे तरीके से जानते हो। देखिए ये आपके पास क्या है, वर्कपीस है, इधर ड्रॉ करता हूं मैं। सो दिस इज द वर्कपीस, ऑर्थोगोनल कटिंग की हम बात कर रहे हैं। और इस वर्कपीस में यहाँ पर एक रेफरेंस प्लेन होता है, यहाँ आपकी मशीन सरफेस होती है
यहाँ आपका कटिंग टूल होता है और ऐसे चिप करते हुए ऊपर जाती है। ये जो डायरेक्शन होती है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी। और यहाँ पर आपके होता है एक शेयर प्लेन, तो ये जो ब्लू कलर वाला है, दिस इज व्हाट, दिस इज द शेयर प्लेन। ये क्या है आपका शेयर प्लेन है। तो अगर ये शेयर प्लेन है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये एंगल क्या होगा, फाई, और ये जो फाई है यही आपका क्या है, शेयर एंगल। ये फाई आपका क्या है, शेयर एंगल। सो दिस शेयर एंगल इज द एंगल बिटवीन द शेयर प्लेन एंड द कटिंग वेलोसिटी। सो इट इज द एंगल बिटवीन द शेयर प्लेन एंड द कटिंग वेलोसिटी। तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन। इतना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है देखो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी। तो ये आपका जब एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ऑब्जेक्टिव पेपर होता था उस टाइम की ये बात है। आजकल आप क्या करते हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग को आप एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट ले सकते हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the engineering services examination 2013। क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, काफी इजी वैल्यू आने वाली है आपकी जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्वेश्चन IES 2013। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन which is asked in IES 2013। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कार्बाइड टूल इज यूज्ड टू मशीन 30 mm डायमीटर स्टील शाफ्ट। सो द डाटा गिवन इज 30 mm स्टील शाफ्ट। सो दिस D will be equals to 30 mm and the steel shaft is rotating at a spindle speed of 1000 revolutions per minute. So the value of the N is given as 1000 revolutions per minute. So the question is asking the cutting speed. So it is asking the value of the V, cutting speed को पूछा जा रहा है। और कटिंग स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, V का, जल्दी से बताओ। V का फॉर्मूला होता है आपका पाई D N डिवाइड बाय 1000 एंड दिस विल बी इन मीटर पर मिनट। और आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, ये D की वैल्यू mm में होगी, इसीलिए mm के डिवाइड में 1000 आने पर ये मीटर पर मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए V की वैल्यू क्या आ रही है, 3.14 मल्टीप्लाई विद D, व्हाट इज D, D इज द 30 इनटू N इज 1000, सो दिस इज द 1000 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय 1000। तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल्ड आउट हो गया। सो दिस V वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 314 डिवाइड बाय 100 इंटू 30, 0 to 0 विल बी कैंसिल्ड आउट। तो अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 4 12 149 94.2 मीटर पर मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके C। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके ऑप्शन C, दैट इज 94.2 मीटर पर मिनट। तो इतना इजी क्वेश्चन बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है हमें। तो ऐसी वैल्यूज ही आपको दी जाएगी जो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 1993। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमें पहले ध्यान से पढ़ना है, पहले देखना है कि दोनों करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर दोनों ही करेक्ट है तो फिर हमें देखना है कि जो रीजन दे रखा है वो सही रीजन दिया है या नहीं दिया है। तो क्वेश्चन है आपका IES 1993 का। सो यहां लिखिए क्वेश्चन IES 1993। अब देखते हैं एसरेशन और रीजन का क्वेश्चन है, तो पहले पढ़िए इन दोनों को, एसरेशन और रीजन। पढ़िए क्वेश्चन को। फॉर ए नेगेटिव रेक एंगल द स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर इज स्मॉलर देन फॉर ए पॉजिटिव टूल अंडर अदरवाइज आइडेंटिकल कंडीशन। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए जो आपका स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर होता है, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर, ये क्या होता है आपका फोर्स डिवाइड बाय एरिया, सिंपली फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो जो आपका नेगेटिव रेक एंगल होता है, नेगेटिव रेक एंगल में जो फोर्स की वैल्यू होती है इट विल बी मोर एज कंपेयर टू, इट विल बी मोर एज कंपेयर टू पॉजिटिव। मतलब अगर हम बात करते हैं फोर्स इन नेगेटिव रेक एंगल, माइनस लिखता हूं देखो,
नेगेटिव रेक एंगल इट विल बी मोर फोर्स एज कंपेयर टू द पॉजिटिव रेक एंगल। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, नेगेटिव रेक एंगल में जो स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर होता है इट इज स्मॉलर देन द पॉजिटिव। तो मतलब आपका असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो रीजन ऑब्वियसली करेक्ट होगा, मत पढ़ना, ऑप्शन डी में आ जाओ। तो ऑप्शन डी क्या है आपका, ए इज फॉल्स और इज ट्रू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। तो एक यही ऑप्शन है, दोनों कभी गलत नहीं होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात होती है जब कोई एक स्टेटमेंट गलत हो जाए, लेकिन दोनों कभी गलत नहीं होंगे। जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत होता है दूसरे को मत पढ़ो, आप सीधा ऑप्शन को क्या कर सकते हो, टिक कर सकते हो। तो जैसे ही एक स्टेटमेंट गलत होता है आपका ऑप्शन या तो सी करेक्ट होगा या फिर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका असर्शन क्या है, इनकरेक्ट है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। तो देखते हैं, हम पढ़ते हैं अब हमारे रीजन को। द शियर स्ट्रेन अंडरगोन बाय द चिप इन द केस ऑफ द नेगेटिव रेक एंगल इज लार्जर। तो ये भी क्या है, ट्रू है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2005। क्वेश्चन भी असर्शन और रीजन वाला है, सेम टाइप का आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो देखिए आपका है ये क्वेश्चन IES 2005। सो दिस इज द क्वेश्चन IES 2005। तो जिस वे में हमने टॉपिक्स को पढ़ा है उसी वे में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, देखिए असर्शन क्या है, कार्बाइड टिप्स आर जनरली गिवन नेगेटिव रेक एंगल। तो असर्शन क्या है आपका, करेक्ट है। सो दिस असर्शन इज व्हाट, असर्शन है आपका करेक्ट। अब रीजन को पढ़िए, क्या क्या रीजन है भाई, हम क्यों देते हैं ऐसा। देखिए रीजन इज कार्बाइड टिप्स आर मेड फ्रॉम वेरी हार्ड मटेरियल्स। ये कोई रीजन नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि कार्बाइड के जो ये टूल होते हैं इनका यूज किया जाता है फॉर वेरी हार्ड मटेरियल्स, जिसके कारण हम वहां पर नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, उस कंडीशन में ये करेक्ट हो सकता था। लेकिन यहाँ तो दे रखा है कि कार्बाइड टिप्स ही हार्ड मटेरियल होती है, इट इज मेड फ्रॉम द वेरी हार्ड मटेरियल। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो रीजन तो करेक्ट है आपका, रीजन क्या है, रीजन में जो स्टेटमेंट जो लिखा है वो करेक्ट है, बट जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो इनकरेक्ट है। तो ये रीजन भी आपका करेक्ट है, बट अगर मैं यहाँ पर पॉइंट की बात करूं तो इसका आंसर क्या होगा, जो रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दी है, रीजन में क्या दिया होता है, एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन इनकरेक्ट है। मतलब इसके लिए जो ये रीजन दिया है वो क्या है, इनकरेक्ट। मतलब ए और बी इंडिविजुअली करेक्ट है, ए और आर इंडिविजुअली करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके हो जाएगा इसका आंसर बी। तो इसका आंसर होगा आपके बी, आया होगा सभी का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बताना। IES 2015. The ceramic tools used in machining of materials have highly brittle tool tips. मतलब इसमें सिरेमिक टूल की प्रॉपर्टी दे रखी है कि उसमें जो हम टिप्स यूज में लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिटल मटेरियल की होती है। तो होती है बस। स्टेटमेंट 2 क्या है आपका, सिरेमिक टूल्स कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड टू मशीन मटेरियल्स। सिरेमिक टूल्स कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड टू मशीन वर्क मटेरियल्स। तो देखिए इसमें उल्टा दे रखा है, कैसे, जो स्टेटमेंट 1 में होना चाहिए था वो स्टेटमेंट 2 में डाल दिया, और जो स्टेटमेंट 2 में है वो किस में होना चाहिए, 1 में होना चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या लिखा है कि द सिरेमिक टूल्स यूज्ड इन द मशीनिंग ऑफ द मटेरियल हैव हाई ब्रिटल टूल टिप्स। तो ये करेक्ट है आपका स्टेटमेंट। तो अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन दी है स्टेटमेंट 2 में स्टेटमेंट 1 के लिए वो इनकरेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है आपका, ये क्वेश्चन है आपका IES, इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, 2015। अभी जो क्वेश्चन दे रखा है अगर मैं उसके स्टेटमेंट 1 की बात करूं, सो दिस इज द स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, करेक्ट है, और जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो भी क्या है आपका, करेक्ट है। पर इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी है
इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी है वो इनकरेक्ट है, मतलब इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर तो हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी एडिटिंग कर देता हूं, मैंने एक क्वेश्चन बना दिया सपोज IAS 2015 का ही। अब मैंने क्या किया है, जो स्टेटमेंट 2 में लिखा है वो 1 में लिख देता हूं, जो 1 में लिखा है वो 2 में लिख देता हूं। तो मतलब आप कंसीडर कीजिए कि मैंने क्वेश्चन बनाया है, उसका स्टेटमेंट 1 क्या है? देखिए उसका स्टेटमेंट 1 है सिरेमिक टूल्स कैन बी यूज्ड ऑन हार्ड टू मशीन मटेरियल्स। ठीक है, जिन मटेरियल्स को मशीन करना मुश्किल होता है वहां पर हम सिरेमिक टूल्स को यूज में ले सकते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या मैंने लिखा है? स्टेटमेंट 2 मैंने लिखा है द सिरेमिक टूल्स यूज्ड इन द मशीनिंग मटेरियल हैव हाईली ब्रिटल टूल टिप्स। तो इस कंडीशन में दोनों तो करेक्ट है, लेकिन जब मैं स्टेटमेंट 2 को 1 में लिखता हूं और 1 वाले को 2 में लिखता हूं तो उस कंडीशन में एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाएगी। कैसे? बोल के देखिए। Ceramic tools can be used on hard to machine work materials because the ceramic tools used in the machining of the material have highly brittle tool tips। तो जब ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे तो उस कंडीशन में आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लेकिन इस कंडीशन में आपका ऑप्शन क्या रहेगा? बी। तो ऐसा भी इन फ्यूचर पूछा जा सकता है कि जो स्टेटमेंट 2 में लिखा है वो कभी 1 में आ जाए और जो 1 में लिखा है वो कभी 2 में आ जाए। तो उस कंडीशन में आपका आंसर चेंज हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IAS 2002, तो इसका आंसर बहुत लोगों का जल्दी आ जाएगा, ध्यान से पढ़िए। IAS 2002 क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन इज द IAS 2002। IAS 2002, तो ये भी आपका असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। सो दिस इज द असर्शन एंड दिस इज द रीजन। ठीक है, सॉरी रीजन। नाउ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है आपका? नेगेटिव रेक एंगल इज यूजुअली प्रोवाइडेड ऑन कार्बाइड टिप्ड टूल्स। करेक्ट है भाई, ये क्या है आपका? करेक्ट है। रीजन को पढ़िए। रीजन क्या है? कार्बाइड टूल्स आर वीकर इन कंप्रेशन। क्या ऐसा हो सकता है? कार्बाइड क्या है? जल्दी बताइए। स्ट्रेंथ ऑफ मेटल पढ़ी आपने? कार्बाइड क्या है? सर जो कार्बाइड है वो आपका एक ब्रिटल मटेरियल है। क्या है? ब्रिटल मटेरियल। तो अगर आपका कार्बाइड ब्रिटल मटेरियल है तो वो आपका कंप्रेशन में वीकर होगा या स्ट्रोंगर? कंप्रेशन में वीकर होगा या फिर स्ट्रोंगर होगा? तो जो भी आपके ब्रिटल मटेरियल्स होते हैं दे आर स्ट्रोंगर इन कंप्रेशन, दे आर स्ट्रोंगर इन कंप्रेशन एंड दे आर वीकर इन टेंशन, दे आर वीकर इन टेंशन। तो जो रीजन में दे रखा है वो रीजन पूरा का पूरा ही इनकरेक्ट है। तो जैसे ही रीजन इनकरेक्ट है खुश हो जाओ, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्यों? क्योंकि आपका असर्शन करेक्ट है और रीजन इनकरेक्ट है। तो बस इसका एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज सी। यहां पर हमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in IAS 2001. For cutting of the brass with single point cutting tool on a lathe, tool should have। तो ब्रास की मशीनिंग करने के लिए जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हैं उसके बारे में पूछा गया है कि उसका जो रेक एंगल होता है, उसका जो रेक एंगल होता है वो कैसा होता है? वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है या फिर जीरो साइड लीफ एंगल होता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी क्वेश्चन ब्रास से रिलेटेड आए, सो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन द IAS 2001। जब भी आपका क्वेश्चन ब्रास से रिलेटेड आए तो ब्रास के लिए जो रेक एंगल होगा वो क्या होगा? जीरो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो रेक एंगल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो रेक एंगल। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? सी। तो IAS 2001 का आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा? सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सो दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द IAS 1995। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली हैव। तो सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल का जो रेक एंगल होता है वो भी इसमें पूछा गया है, उसकी वैल्यू क्या होती है? क्वेश्चन लिखिए IAS 1995।
दिस इज IAS 1995। क्या लिखा है क्वेश्चन में उसको जल्दी से पढ़िए। सिंगल पॉइंट थ्रेड कटिंग टूल शुड आइडियली है ऑप्शन ए जीरो रेक एंगल, ऑप्शन बी पॉजिटिव रेक एंगल, ऑप्शन सी नेगेटिव रेक एंगल, ऑप्शन डी नॉर्मल रेक एंगल। तो नॉर्मल रेक एंगल कुछ नहीं होता इसमें, आपका इसका आंसर होगा ए, दैट इज द जीरो रेक एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीरो रेक एंगल। ठीक है, तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 1994। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन आस्क्ड इन IAS 1994। क्या है क्वेश्चन? कंसिडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्शन 1 दे रखा है आपको, स्टेटमेंट 1, दैट इज कटिंग एज इज नॉर्मल टू द कटिंग वेलोसिटी। 2 दे रखा है आपका, द कटिंग फोर्सेस अकर इन द 2 डायरेक्शंस ओनली। 3 दे रखा है आपको, द कटिंग एज इज वाइडर देन द डेप्थ ऑफ द कट। और ये क्या पूछा है? द कैरेक्टरिस्टिक्स एप्लीकेबल टू द ऑर्थोगोनल कटिंग वुड इंक्लूड। तो इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए, क्या पूछा है? ऑर्थोगोनल कटिंग। और आपको वो स्टेटमेंट्स कलेक्ट करने हैं जो कि क्या है? करेक्ट है, जो कि क्या है? करेक्ट है। तो तीनों ही करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जो आपका ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन होता है, इसमें जो आपकी कटिंग एज होती है वो आपकी कटिंग वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करती है। आपके जो कटिंग फोर्सेस होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, ऑब्लिक में 3 डायमेंशनल होते हैं। और जो यहाँ पर कटिंग एज होती है, इट विल बी वाइडर देन द डेप्थ ऑफ कट। तो जो कटिंग एज होती है ये आपके डेप्थ ऑफ कट से क्या होती है? ज्यादा होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगेन दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑब्लिक कटिंग। पहले ऑर्थोगोनल कटिंग का था, अब ऑब्लिक कटिंग का है। IAS 2014 में पूछा गया। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? IAS 2014 का ये क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। Which one of the following statement is correct about an oblique cutting operation? तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन क्या है आपका? IAS 2014। ठीक है, नया ही क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना भी नहीं है। देखिए, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ऑब्लिक कटिंग के रिगार्डिंग, तो लिखिए पहले यहाँ पर ऑब्लिक कटिंग। काफियों का आंसर आ गया होगा, ऑब्लिक कटिंग। और यहां ये पूछ रहा है आपके ऑब्लिक कटिंग में कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो अगर ये पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बाकी तीनों ऑप्शन क्या होंगे? इनकरेक्ट। तो आइए और आपका ऑप्शन ए पढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ द चिप फ्लो इज नॉर्मल टू द कटिंग एज ऑफ द टूल, ये आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, ओनली 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कटिंग फोर्स एक्ट ऑन द टूल। जो पिछला हमने पढ़ा था IAS वाला क्वेश्चन, IAS का, उसी के आपके सिमिलर से ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। सी पढ़िए, द कटिंग एज ऑफ द टूल इज इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड। डी पढ़िए, द कटिंग एज क्लियर्स द विड्थ ऑफ द वर्कपीस। तो जो आपका सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है या करेक्ट है? जो आपका सी ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है। तो मतलब आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से चाहे ज्यादा हो चाहे 90 डिग्री से कम हो, जिस डायरेक्शन से आप मेजर कर रहे हो। तो चाहे वो एक्यूट एंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका 89 डिग्री ही क्यों ना हो। तो मतलब वो आपके परपेंडिकुलर डायरेक्शन नहीं होगी। द कटिंग एज ऑफ द टूल विल बी इंक्लाइंड एट एन एक्यूट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द टूल फीड। तो इसीलिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सबका आया होगा। IAS 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। IAS 2012, तो ये क्वेश्चन है आपका IAS 2012 क्वेश्चन है। पढ़िए क्वेश्चन को। ड्यूरिंग ऑर्थोगोनल कटिंग ऑपरेशन एंड इंक्रीज इन द कटिंग स्पीड कॉजेज। तो अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा? अगर हम कटिंग स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन ए, एन इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडिनल कटिंग फोर्स। ऑप्शन बी, एन इंक्रीज इन रेडियल कटिंग फोर्स। ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन द टेंजेंशियल कटिंग फोर्स। ऑप्शन डी, कटिंग फोर्स विल बी रिमेन अनअफेक्टेड। तो ये मैंने आपको नोट में भी लिखाया है कि अगर हम स्पीड को इंक्रीज करते हैं तो जो आपके कटिंग फोर्स होते हैं, जो आपके कटिंग फोर्स होते हैं, इट विल रिमेन कांस्टेंट। इट विल रिमेन कांस्टेंट। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि कटिंग फोर्स डिपेंड करते हैं आपके शीयर एंगल पर। किस पर डिपेंड करते हैं? शीयर एंगल पर। शीयर
एंगल पर। तो कटिंग स्पीड की इंक्रीज करने से शियर एंगल में कोई भी चेंज नहीं होता है, और शियर एंगल में अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कटिंग फोर्स विल बी रिमेन अनअफेक्टेड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इजी क्वेश्चन, गैस कर लो। आईएएस 2006 में पूछा गया है, और क्वेश्चन क्या है देखिए। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है वो कौन सा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? तो क्वेश्चन लिखिए और उसका जल्दी से आंसर बताइए। दिस इज द क्वेश्चन, आईएएस 2006 में पूछा गया, और इसमें ये पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल? हेक्साब्लेड नहीं होती, मिलिंग कटर नहीं होता, ग्राइंडिंग व्हील बिल्कुल भी नहीं होता। ग्राइंडिंग व्हील को टिक मत कर देना, आप समझो एक ही व्हील है वही कटिंग करता जा रहा है तो सिंगल पॉइंट होगा, ऐसा नहीं होता। उसमें एब्रेसिव्स होते हैं वो कटिंग करते हैं। डी है आपका पार्टिंग टूल। तो जो आपका पार्टिंग टूल होता है वो क्या होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताओ। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, दैट इज, इसमें पूछ रहा है आपसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। क्या पूछ रहा है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का क्या एग्जांपल है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का एग्जांपल है आपका पार्टिंग टूल। कौन सा टूल है? पार्टिंग टूल। सो पार्टिंग टूल इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। टर्निंग में जो हम यूज में लेते हैं, किसमें? टर्निंग में, फेसिंग में, तो इनमें भी जो टूल यूज में लिया जाता है वो भी क्या होता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, अब आपकी स्क्रीन पर है आईएएस 2012 का स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दिया है। स्टेटमेंट 1 दे रखा है और स्टेटमेंट 2 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। स्टेटमेंट 1 को पढ़िए और स्टेटमेंट 2 को पढ़िए और फिर जज कीजिए जो एक्सप्लेनेशन दी है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आईएएस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, और क्या क्वेश्चन है देखिए। नेगेटिव रेक एंगल्स आर प्रेफर्ड ऑन रिजिड सेटअप फॉर द इंटरप्टेड कटिंग एंड डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल। बिल्कुल सही है। जो आपका स्टेटमेंट 1 है, जो आपका स्टेटमेंट 1 है वो क्या है? करेक्ट है। ठीक है। कम टू द स्टेटमेंट 2। नेगेटिव रेक एंगल डायरेक्ट्स द चिप ऑन द मशीन सरफेस। क्या ये करेक्ट है? जल्दी से बताओ। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 2 भी क्या है आपका? करेक्ट है। दोनों ही करेक्ट है। अब हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है। अब हम पढ़ते हैं। नेगेटिव रेक एंगल आर प्रेफर्ड ऑन द रिजिड सेटअप फॉर द इंटरप्टेड कटिंग एंड डिफिकल्ट टू मशीन मटेरियल्स बिकॉज नेगेटिव रेक एंगल डायरेक्ट द चिप ऑन टू द मशीन सरफेस। क्या ये रीजन करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, बट द स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां पर जो दो रीजन दिया है या फिर जो एक्सप्लेनेशन दी है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the question which is asked in the IES 2003. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिएगा। द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रेक फेस, मतलब रेक फेस से इंक्लिनेशन पूछ रहा है तो रेक एंगल होगा ही होगा। विद रिस्पेक्ट टू द टूल बेस मेजर्ड इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि ये किस प्लेन में मेजर किया जाता है, फिर हमें उसके अकॉर्डिंग क्या देना है? आंसर देना है। ठीक है। इसमें ये तो हमें पता है कि रेक एंगल है, तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, जिसमें एक में आपका बैक रेक एंगल, एक में आपका साइड रेक एंगल। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द आईईएस 2003। क्वेश्चन आईईएस 2003 क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेक फेस विद रिस्पेक्ट टू द टूल बेस, तो ये तो रेक एंगल है, एंड इट इज मेजर्ड इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द बेस एंड पैरेलल टू द विड्थ। तो ये आपको कैसा नजर आएगा सेक्शन? ये सेक्शन आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। देखिए, सो दिस इज द सेक्शन। इस सेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं हमारा रेक एंगल। तो यहाँ पर कौन सा रेक एंगल होता है जल्दी से बताओ। यहाँ पर जो रेक एंगल होता है वो होता है आपका साइड रेक एंगल। कौन सा एंगल? साइड रेक एंगल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आईएएस 2003 का? दैट विल बी ऑप्शन बी। अगर मैं एक दूसरा और व्यू बनाता हूं तो आप मुझे बताइए कि उसमें कौन सा एंगल होता है, जल्दी से बताना।
उसमें कौन सा एंगल होता है? देखिए एक ये वाला बनाया मैंने, इसमें आप मुझे बताइए कि ये जो रेक एंगल है उसका नाम क्या होता है, जल्दी से बताओ। इस रेक एंगल का नाम होता है अल्फा बी, दैट इज द बैक रेक एंगल। कौन सा रेक एंगल? बैक रेक एंगल। ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होता है उनके नाम बताओ जल्दी से। अगर ये हम साइड में मेजर कर रहे हैं, सो दिस विल बी द साइड रिलीफ एंगल, और ये क्या हो जाएगा आपका एंड रिलीफ एंगल। तो इस तरीके से आपको डायग्राम के थ्रू भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिल सकते हैं। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So this is the next question which is asked in the IES 2015। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन में क्या लिखा है? द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग साइड रैक एंगल इन द कटिंग टूल। जो हम साइड रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं, देखिए हमने डायग्राम भी रब नहीं किया, ये हमारे काम आ जाएगा। तो जो हम साइड रैक एंगल प्रोवाइड करते हैं इसका क्या फंक्शन होता है, जल्दी से बताओ। सो दिस इज द क्वेश्चन विच आस्क्ड इन द IES 2015। सो IES 2015 ये पूछ रहा है इस साइड रैक एंगल का क्या फंक्शन होता है। अवॉइड द वर्क फ्रॉम द रबिंग अगेंस्ट टूल, कंट्रोल द चिप फ्लो, स्ट्रेंथ द टूल एज, ब्रेक द चिप्स। क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ इसका। IES 2015 IES 2015 का क्या आंसर होने वाला है? ये किसका कंट्रोल करता है? ये चिप फ्लो की डायरेक्शन का कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल द चिप फ्लो। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। जो स्ट्रेंथ होती है ना टूल की, दैट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बैक रैक एंगल। बैक रैक एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं? टूल की स्ट्रेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। और जो ब्रेक चिप्स दे रखा है तो वो आपका साइड नहीं तोड़ता है। जो साइड रैक एंगल होता है वो आपकी चिप्स को ब्रेक नहीं करता है। तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बी द कंट्रोल चिप फ्लो। चिप फ्लो को वो क्या करता है? कंट्रोल करता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 1996। द टूल लाइफ इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन। तो इसका आंसर आपको देना है। IAS 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज द क्वेश्चन IAS 1996। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ। 1996 है। टूल लाइफ कब इंक्रीज होती है? इंक्रीज इन द साइड कटिंग एज एंगल, डिक्रीज इन द साइड रैक एंगल, डिक्रीज इन द नोज रेडियस, डिक्रीज इन द बैक रैक एंगल। तो देखिए टूल लाइफ आपकी जब इंक्रीज होती है, जब आपकी जो साइड कटिंग एज एंगल है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। जैसे ही आपकी साइड कटिंग एज एंगल इंक्रीज होती है तो आपकी जो टूल की जो लेंथ होती है विच इन कॉन्टेक्ट विद द वर्कपीस, इट विल बी इंक्रीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट थिनर एंड द वाइडर चिप्स विल बी प्रोड्यूस। और वो जो आपकी हीट कैरिंग कैपेसिटी है चिप्स की वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट thermally and mechanically strength of the tool will be increased, so that the tool life will be increased with the increase in the increase of side cutting edge angle। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? IAS 1996 का ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, ये ए है भाई, ए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 1995। देखिए क्या क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन IAS 1995 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िए। थ्रस्ट फोर्स विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन। ये आपसे पूछ रहा है कि थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज कब होगा? थ्रस्ट फोर्स इंक्रीज कब होगा? ठीक है, ये पूछ रहा है जो आपका फोर्स होता है Fy, ये कब इंक्रीज होता है? बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड फ्रॉम द चैप्टर 2, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द मेटल कटिंग। उसमें ये आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा, लेकिन मैं इसको अभी यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपके पास कोई एक टर्निंग ऑपरेशन का मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो ये आपका टर्निंग ऑपरेशन है, ये आपका कटिंग टूल है। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल होता है, ये एंगल क्या होता है जल्दी से बताएंगे। दिस इज द साइड कटिंग एज एंगल। इसको मैं और कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? दिस एंगल, दिस इज व्हाट? दिस इज द साइड कटिंग एज एंगल। अब ये वाली जो सरफेस है यहाँ पर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज ए परपेंडिकुलर। ये क्या है? एक परपेंडिकुलर है। देखो ध्यान से, यहां पर मैं लिख रहा हूं सिंपली एफ। क्या लिख रहा हूं? सिंपल एफ। अब देखिए इसको मैं अब दो डायरेक्शन में रिजॉल्व कर देता हूं। सो दीज आर द टू डायरेक्शन।
इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं Fx, इस डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसे हम कहते हैं Fy, और जो आपका इस डायरेक्शन में फोर्स होता है दैट इज द परपेंडिकुलर टू द बोर्ड उसे हम कहते हैं Fz। ये जो आपका Fx फोर्स होता है इसे हम कहते हैं फीड फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? फीड फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? देखिए इस फोर्स को हम कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? थ्रस्ट फोर्स। और जो आपका z डायरेक्शन में फोर्स होता है उसे हम कहते हैं कटिंग फोर्स। अब देखिए एंगल्स क्या क्या है, एंगल्स को हम समझते हैं। यहां पर आइए, ये वाला जो एंगल होता है दैट इज 90 माइनस CS इक्वल्स टू लैम्डा। किसके इक्वल होता है? ये लैम्डा के इक्वल होता है। अगर ये वाला एंगल लैम्डा के इक्वल है तो ये वाला एंगल भी किसके इक्वल होगा? लैम्डा के। और ये 90 माइनस लैम्डा क्या हो जाएगा? CS। और ये क्या हो जाएगा आपका बचा हुआ? ये हो जाएगा आपका लैम्डा। ये क्या हो जाएगा? लैम्डा। और ये क्या हो जाएगा आपका? CS। तो कंफ्यूज मत होना, जो एंगल आपको यूज में लेना है सिर्फ उसी को देखना। हम यूज में ले रहे हैं CS एंगल को। किसको यूज में ले रहे हैं? CS को। अब देखिए इस Fy को हमें चाहिए क्योंकि यहाँ क्या पूछा है? थ्रस्ट फोर्स पूछा है। Fy और F में रिलेशन देखिए, F sin CS विल बी इक्वल्स टू Fy। तो देखिए F sin CS विल बी इक्वल्स टू Fy। हालांकि यहाँ पे Ft होता है, सो दिस इज द Ft। तो इस T को थ्रस्ट फोर्स से रिलेट मत कर देना क्योंकि ये टर्निंग ऑपरेशन है, ना कि आपका ऑर्थोगोनल कटिंग। टर्निंग ऑपरेशन आपका एक ऑब्लिक कटिंग ऑपरेशन होता है जिसमें ये पूछा गया है साइड कटिंग एज एंगल के लिए। तो साइड कटिंग एज एंगल कहाँ होता है? आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में होता है। अब देखिए जैसे ही मैं CS की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं Fy की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज। अब यहीं अगर मैं बात करता हूं Ft cos CS इक्वल्स टू Fx, तो जैसे ही मैं CS की वैल्यू को इंक्रीज करता हूं Fx की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस। Fx की वैल्यू क्या हो जाती है? रिड्यूस। तो यहां से हम एक रिजल्ट निकाल सकते हैं दैट इफ वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल देन द थ्रस्ट फोर्स विल बी इंक्रीजेस एंड दिस फीड फोर्स विल बी डिक्रीजेस। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन IAS 1995 विल बी A। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यहां पर ऑर्थोगोनल कटिंग वाला कंसेप्ट नहीं लगाना है। क्या नहीं लगाना है? ऑर्थोगोनल कटिंग वाला कंसेप्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके A होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 2010। अब आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट दिए हैं वो क्या क्या है? देखिए फॉलोइंग स्टेट्स में आपको दे रखे हैं, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में 3 स्टेटमेंट, और इन तीनों स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला दे रखा है द टेंजेंशियल फोर्स इंक्रीजेज, द लॉन्गिट्यूडनल फोर्स ड्रॉप्स एंड द रेडियल फोर्स इंक्रीजेज। तो यहां पर जो मैंने फोर्स बता रखे हैं वहां से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए सिर्फ मैं ये क्वेश्चन का नाम बदल रहा हूं और क्वेश्चन बिल्कुल सेम एल्गोरिथम में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा है IAS 2010 में। सो दिस इज क्वेश्चन IAS 2010। अब क्या है? व्हेन वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल देन व्हाट विल हैपन। ये वाला जो आपका फोर्स है ये फोर्स है आपका रेडियल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ये आपका रेडियल फोर्स। और ये वाला जो फोर्स है ये फोर्स है आपका एक्सियल फोर्स। कौन सा फोर्स? एक्सियल फोर्स। और जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वो कौन होता है? जो टेंजेंशियल फोर्स होगा वो होगा आपका कटिंग फोर्स। वो क्या होगा? आपका कटिंग फोर्स। सो दिस इज द कटिंग फोर्स। देखिए अब इसमें क्या पूछा है कि जब हम साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? इफ वी इंक्रीज द साइड कटिंग एज एंगल देन द Fy विल बी इंक्रीजेस। Fy इंक्रीज होने का मतलब है रेडियल फोर्स इंक्रीज होगा। तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या है आपका? द रेडियल फोर्स इंक्रीजेस। सो द रेडियल फोर्स इंक्रीजेस। क्लियर है? बिल्कुल से क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो आपका जो थर्ड है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स ड्रॉप्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स क्या होगा? ड्रॉप होगा। तो देखिए यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स कौन सा है? ये आपका एक्सियल फोर्स है। और जैसे ही हम साइड कटिंग एज एंगल को इंक्रीज करते हैं दिस लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स विल बी ड्रॉप। तो देखिए 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। अब आता है आपका टेंजेंशियल फोर्स इंक्रीजेस। टेंजेंशियल फोर्स है, थ्रस्ट फोर्स नहीं है। ये कौन सा है? टेंजेंशियल फोर्स। और टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है आपका? कटिंग फोर्स।
टेंजेंशियल फोर्स क्या होता है आपका? कर्निंग फोर्स होता है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। दिस इज द क्वेश्चन IAS 2010। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 1 2 3। कितने दे रखे हैं? 1 2 3। तो आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा IAS 2010 का? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 1995। कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई नो। ये कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको इस कॉन्सेप्ट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, उनको मैं बता देता हूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर दोनों से मिक्स करके पूछा गया है। तो अभी आपने सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो आप अभी ध्यान रखिए कि जब आप सेकंड चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, दैट इज द एनालिसिस ऑफ द मेटल कटिंग, उसमें ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि ये Fy कहाँ से आया है सर, ये Fx कहाँ से आया है, Fz कहाँ से आएगा। तो वो सबका सब चैप्टर सेकंड होगा ना आपका, चैप्टर सेकंड, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर नहीं समझ आए तो लीव इट। अपना जो मूड है उसे खराब मत करो, मूड को एकदम चिल रखो। अगर चिल रहोगे तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मेंटली प्रेशर मतलब एक ही क्वेश्चन है जो अभी तक आपका सॉल्व नहीं हुआ होगा, बाकी तो सॉल्व हो रहे हैं ना, तो वो भी तो चीज देखिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम 100 अच्छे काम करते हैं, एक गलत काम कर देते हैं तो दुनिया उसे याद रखती है और 100 को भूल जाती है। तो हमें वैसा नहीं करना, हमें चेंज लाना है। अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक में कहीं अटक रहे हैं, तो वो मैं खुद आपको कह रहा हूं सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना तब आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि ये कंसेप्ट क्या है। क्लियर है? ये जो अब हमने क्वेश्चन आपको बताया दैट इज द IAS 1995, इस क्वेश्चन का आप आंसर दो। इस क्वेश्चन का आंसर आप डेफिनेटली दे दोगे और फिर खुश हो जाना। क्यों? क्योंकि खुश रहोगे तभी सिलेक्शन होगा। खुश रहना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज नोन एज। आपके टूल के फेस और फ्लैंक के बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ। ये पहला तो मुझे ये बात बताओ कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑर्थोगोनल कटिंग से या ऑब्लिक कटिंग से है? सर ये क्वेश्चन आपका ऑर्थोगोनल कटिंग से। अब आंसर आ गया होगा। सो दिस इज द क्वेश्चन 1995, क्वेश्चन IAS 1995। इसका आंसर क्या होगा आपका? द एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक। तो एंगल बिटवीन द फेस एंड द फ्लैंक ऑफ द टूल इज नोन एज ए, कौन सा एंगल है ये आपका? ये एंगल है आपका लिप एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इजी है, बिल्कुल सर इजी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए कहता हूं मूड मत खराब किया करो खुद का। IAS 2006 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। असर्शन और रीजन पढ़िए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। फॉर ड्रिलिंग कास्ट आयरन द टूल इज प्रोवाइडेड विद ए पॉइंट एंगल स्मॉलर देन द रिक्वायर्ड फॉर अ डक्टाइल मटेरियल। रीजन इज स्मॉलर पॉइंट एंगल रिजल्ट्स इन द लोअर रेक एंगल। तो आपका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। तो IAS 2006 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? जब रीजन फॉल्स होगा तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सो IAS 2006 इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन IAS 2006 क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताओ। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। असर्शन आपका करेक्ट है, रीजन आपका इनकरेक्ट है। ये रीजन इनकरेक्ट है आपको कैसे समझ आएगा? जब आप मशीनिंग ऑपरेशंस पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? मशीनिंग ऑपरेशंस। तो ये क्वेश्चन आपका मशीनिंग ऑपरेशन से रिलेट होता है और मशीनिंग ऑपरेशंस में भी कौन सा मशीनिंग ऑपरेशन? दैट इज ड्रिलिंग। दैट इज ड्रिलिंग। आपका जो रेक एंगल होता है इन केस ऑफ द ड्रिलिंग, आपका ये जो रेक एंगल होगा इट इज प्रोपोर्शनल टू किस एंगल के प्रोपोर्शनल होता है? ये आपके हेलिक्स एंगल के प्रोपोर्शनल होता है। चलो मैं बता देता हूं। ड्रिलिंग में जो आपका रेक एंगल होता है it is proportional to helix angle. It is proportional to helix angle and this rake angle is inversely proportional to your point angle. Your point angle. So देखिए रीजन देखिए, smaller the point angle in the,
रिजल्ट्स इन द लोअर रेक एंगल, ऐसा कैसे हो जाएगा, ये तो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो आपका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है। आप ड्रिलिंग पढ़ोगे तभी आपको समझ आ जाएगा, पेशेंस रखिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है जाके पढ़िए, नोट्स देखिए, आपको पूरी की पूरी चीजें क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IES 2002। क्या कहा है क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करती है, इसका आंसर दीजिए। IES 2002 आपके सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन IES 2002, आपका जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपके किस चीज पर डिपेंड करती है? जल्दी से देखिए। रेक एंगल, बिल्कुल सर डिपेंड करती है। फिर क्या है, क्लियरेंस एंगल, सर बिल्कुल डिपेंड करती है। थर्ड क्या है आपका, लिप एंगल, थर्ड क्या है आपका लिप एंगल। लिप एंगल किस पे डिपेंड करता है, रेक एंगल पर और क्लियरेंस एंगल पर, तो सर लिप एंगल पर भी तो डिपेंड करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 ऑल आर द करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, IES 2012, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। टू लाइफ विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज इन, किसको इंक्रीज करने पर टू लाइफ इंक्रीज होती है? किसको इंक्रीज करने पर टू लाइफ इंक्रीज होती है? सो कटिंग स्पीड इंक्रीज करने से टू लाइफ इंक्रीज होगी क्या? नहीं होगी। कटिंग स्पीड इंक्रीज करने से टू लाइफ क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो IES 2000, ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, 2012। अगर हम कटिंग स्पीड इंक्रीज करेंगे तो टू लाइफ डिक्रीज हो जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस लेस नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑप्शन बी आपका नोज रेडियस। तो अगर हम नोज रेडियस को प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो स्ट्रेस कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपकी जो शार्प एज है वहां पर एक रेडियस आ जाएगा, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो उसके कारण आपकी जो टू लाइफ हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो फीड इंक्रीज करने से टू लाइफ डिक्रीज होती है, डेप्थ ऑफ कट इंक्रीज करने से टू लाइफ डिक्रीज होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा कि अगर हम टू लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर हम टू लाइफ को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमें नोज रेडियस को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। तो क्वेश्चन में लिखा है कि टू लाइफ इंक्रीज करनी है तो किसे इंक्रीज करें, नोज रेडियस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इजी है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन IES 2009। Consider the following statements with respect to the effect of a large nose radius on the tool. अगर हमने nose radius को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, It destroys the surface finish, ये surface finish को खराब कर देगा। अरे कैसे कर देगा, देखो इस क्वेश्चन को देखो, IES 2009, क्वेश्चन IES 2009, जो आपकी सरफेस फिनिश होती है उसकी जो रफनेस हाइट होती है, दिस H इज इक्वल्स टू F स्क्वायर डिवाइड बाई 8R। ये काफी फेमस फॉर्मूला है। F इज इक्वल्स टू फीड, R इज इक्वल्स टू नोज रेडियस, R इज इक्वल्स टू नोज रेडियस। तो अगर हम नोज रेडियस को इंक्रीज करते हैं, किसको, नोज रेडियस को, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो जब ये डिक्रीज हो जाएगा तो हम बात करते हैं सरफेस फिनिश की, तो सरफेस फिनिश क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो सरफेस खराब कहाँ हुई, तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब देखिए अगर पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो ऑप्शन डी नहीं हो सकता। 3 पढ़िए, किसको पढ़िए, 3 को। इट इंप्रूव्स द टू लाइफ, बिल्कुल सही है, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में तो देखा था, इट इंप्रूव्स द टू लाइफ। साथ ही साथ इट इंक्रीजेस द पॉसिबिलिटी ऑफ द चैटर्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। IES 2009 का इसका आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। क्या आंसर हो जाएगा, आपके ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, तो ये टू लाइफ को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ चैटर होने की पॉसिबिलिटी को भी क्या कर देता है, इंक्रीज। सो दैट ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट, 2 and 3 only. Come to the next question. So this is the question which is asked in IES 1995. क्या है ये क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द नोज रेडियस। तो नोज रेडियस के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है IES 1995 में।
तो ये 2009 का था। इससे भी पहले क्वेश्चन पूछा गया है IAS 1995 में। देखिए क्या स्टेटमेंट है, इट इम्प्रूव्स द टूल लाइफ, बिल्कुल पहला तो सही है। फिर क्या है, इट रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स, इस पर बाद में आते हैं। इट इम्प्रूव्स द सरफेस फिनिश, तीसरा भी सही है। अब दूसरा देखना है हमें, तो 1 and 3 आर करेक्ट। तो इट रिड्यूसेस द कटिंग फोर्स, क्या कटिंग फोर्स रिड्यूस होंगे? जल्दी से बताइए, कटिंग फोर्स रिड्यूस होंगे या नहीं होंगे? जल्दी से बताओ। अगर हम नोज रेडियस प्रोवाइड करते हैं तो कटिंग फोर्स पर क्या इफेक्ट आता है? सर कटिंग फोर्स का तो हमें नहीं पता, लेकिन ये दो तो होंगे ही होंगे, ये दो तो होंगे ही होंगे। तो आपका इसका आंसर होगा 1 and 3 आर करेक्ट। 1 and 3 आर करेक्ट। कटिंग फोर्स क्या होते हैं आपके? इंक्रीज हो जाते हैं। कटिंग फोर्स क्या हो जाएंगे आपके? इंक्रीज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके? 1 and 3, 2 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अब देखो ना यार, एक तो आप इतने शार्प टूल से कटिंग कर रहे हो और एक आप ऐसे इस टूल से कटिंग कर रहे हो। ज्यादा फोर्स किस में लगाना पड़ेगा? सर हमें ज्यादा फोर्स इसमें लगाना पड़ेगा और यहां फोर्स कम हो जाएगा। तो यहां पर आपकी नोज रेडियस, ये क्या आपकी नोज रेडियस है। तो यही बताना मैं आपको चाहता था कि नोज रेडियस को इंक्रीज करने से आपकी टूल लाइफ, सरफेस फिनिश तो इंक्रीज होती है, लेकिन कटिंग फोर्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि स्टेटमेंट 2 में लिखा है डिक्रीज हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, उसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? टूल ज्योमेट्री ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इज स्पेसिफाइड बाय द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो 1 से लेके 7 तक एलिमेंट दे रखे हैं और जो 7th एलिमेंट है वो आपका नोज रेडियस। पहला क्या है? बैक रैक एंगल। फिर क्या है? साइड रैक एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड रिलीफ एंगल, नोज रेडियस। करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें वो बताना है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमें वो बताना है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए और मुझे बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा IAS 1994 का। सो दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन द IAS 1994। सबसे पहले कौन आता है? सर सबसे पहले आता है हमारे कौन सा एंगल? बैक रैक एंगल। कौन सा एंगल? बैक। उसके बाद कौन आता है सर? साइड रैक एंगल। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद आता है सर एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल। उसके बाद कौन आता है? एंड कटिंग एज एंगल। उसके बाद कौन आता है? साइड कटिंग एज एंगल। उसके बाद कौन आती है? नोज रेडियस। तो देखिए दिस इज द 1 2 एंड साइड, एंड साइड। तो ये हो जाएगा आपका 6। फिर हो जाएगा ये आपका 5 CE और CS। CE और CS क्या होगा? देखिए आपके 3 और फिर हो जाएगा आपके 4, ये हो जाएगा आपके 7। सो 1 2 6 5 3 4 7, 1 2 6 5 3 4 7। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी, मिल गया है बी। तो एंगल के सीक्वेंस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एंगल 12? मतलब ऑप्शंस में दे रखा है डिफरेंट एंगल्स और ये जो 12 शो हो रखा है ये कौन सा एंगल है? क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, द फॉलोइंग टूल सिग्नेचर इज स्पेसिफाइड फॉर ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन ASA सिस्टम, अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, दैट इज 10 12 8 6 15 23। तो लिख दो यहाँ पर क्या क्या गिवन है। 10, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, IAS 2009, 10 12 8 6 15 23। तो ये क्या पूछ रहे हैं? द एंगल 12 रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये? साइड रैक एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। IAS 1993, IAS 1993 क्या नोमेनक्लेचर देखा है? देखिए नोमेनक्लेचर क्या दिया है? 8 6 5 5, 8 6 5 5, 10 15 2, 10 15 2। mm में है ये, mm में है ये, रेडियस हमेशा mm में आएगी। अब पूछा है द साइड रेक एंगल विल बी, द साइड रेक एंगल विल बी कितना है? 6 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देख लीजिए सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द IES 2018। टूल सिग्नेचर क्या होता है जल्दी से बताओ। IES 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि टूल सिग्नेचर क्या होता है, जल्दी से बताओ। व्हाट डू मीन बाय द टूल सिग्नेचर? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका IES 2018। व्हाट इज द टूल सिग्नेचर? A tool signature is a numerical method of identification of the tool. B क्या है? The plan of the tool. C क्या है? The complete specification of the tool. D क्या है? Associated with the tool manufacturer. तो देखिए ABCD। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? Appropriate आंसर A numerical method for the identification of the tool। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो यहां तक हमारे IES 2018 तक के क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बाकी बचे हैं प्रीवियस ईयर में जो आ चुके हैं, उनको भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आई होप यहां तक आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की होगी। जो जो डिफरेंट क्वेश्चन है बन सकते थे वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसी तरीके से आपको मेरे साथ क्या करनी है, मेहनत करनी है और डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करने का डर हमें हमारे अंदर से बाहर निकालना है। तो हमें हमारे डर से ही जीत लेनी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है आपका चैप्टर 1 से, उनको हम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।